हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं जो भी परीक्षाएं आपकी जो 2024 में होने वाली हैं, चाहे आपको वो सेट के एग्ज़ाम हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, तो हम लोग पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी इस चैनल पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो क्या है, 2024 के एग्ज़ाम को क्रैक करना, नेट जीआरएफ को क्लियर करना और आपके अगर सेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेट की परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण करना। ठीक है, अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो सेट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो होता है नेशनल लेवल का है तो सेट से ऊपर होता है। मतलब सेट थोड़े कम लेवल का है, लेकिन नेट का है नेशनल लेवल का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम होता है, टीचिंग। तो यहाँ पर नेट का पेपर अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो नेट जीआरएफ करने से आपका कई रास्ते आपके खुल जाते हैं जो कि आपको टीचिंग प्रोफेशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वेस्ट बंगाल सेट के एग्जाम में आए थे। 2023 में ये पेपर हुआ था जनवरी में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए थे और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इनका लेवल अच्छा है, सेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अच्छा है और आपके यूजीसी नेट में और सेट की परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल सेट का क्वेश्चन पेपर है और पेपर 1 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 20+ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर पैसेज वाले क्वेश्चन नहीं हैं और आपके जो मैथमेटिकल वाले आते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट में हैं, थोड़े आपको अलग टर्म्स पता लगेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर एजुकेशन की तैयारी भी होती है, तो अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी या पीजीटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं नेट एजुकेशन की, ठीक है, तो इस चैनल पे जुड़िए, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पीवाईक्यूज के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको दिए हैं, जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, जो चीज़ें लगती हैं कि कुछ नई है उनके मैंने कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है कि क्लासरूम में रचनावाद, संरचनावाद जिसको कहते हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ये क्या होता है, किस पे फोकस है। तो ये देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद की बात करते हैं तो ये छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टूडेंट फोकस्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात होगी मैं खुद ही कर दूंगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है इसमें आपको बताना है is an innovative tool that enables teachers to take a student on immersive virtual journey and field trip to various destination। एक नवोन्मेषी उपकरण जो शिक्षकों को, छात्रों को गहन आभासी यात्राओं, विभिन्न गंतव्यों की क्षेत्रीय यात्राओं पर ले जाने में सक्षम बनाता है। तो ये क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये होता है आपका मतलब जो कि आभासी यात्राओं, जहाँ तक कि हम पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हमें स्टूडेंट को बताना है वो सारी चीज़ों को कि वहाँ पर ऐसा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ना, उसकी बिल्डिंग ऐसी है, तो इस तरह की क्षेत्रीय यात्राओं पे ले जाने में सक्षम बनाता है। वो ऐसा कौन सा टूल है, तो ये होता है आपका गूगल एक्सपेडिशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गूगल अभियान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। इस तरह से क्वेश्चन आपके जो टीचिंग टूल्स होते हैं या रिसर्च टूल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ऐसे कई क्वेश्चन बनाए आए हैं और मैंने वीडियो भी बना रखी है टीचिंग एंड रिसर्च टूल करके, आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपको एक तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए मिलेगी और साथ में 75 डेज प्लान करके एक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। साथ में 2024 के एग्जाम को, जून 2024 के एग्जाम को टारगेट में रख के एक अलग प्लेलिस्ट आपको दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरी जो सीरीज़ है वो मैंने जून 2024 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पर सीरियल वाइज मैं टॉपिक कवर करा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ देखिएगा। और साथ ही साथ हम लोग कुछ चीज़ें भी, जैसे कि क्वेश्चन पेपर या आपके कुछ जो अदर कॉन्सेप्ट हैं जो कि अभी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं सेट वगैरह के, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे फिल इन द ब्लैंक करने हैं। टाइप ऑफ इवेल्युएशन आपको बताना है इज यूज टू मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। मूल्यांकन के प्रकार का उपयोग छात्रों की सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा होता है, क्या समेटिव है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है या एसिमुलेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो होता है ना, ये फॉर्मेटिव होता है ना।
फॉर्मेटिव और समेटिव ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव होता है जो हम रेगुलर, जो हमारे क्लासेस के दौरान चीज़ें हम करते हैं, है ना। समेटिव क्या होता है, जो एंड के सेशन के एंड में, मतलब तो इस तरह से हम लास्ट में जाके एक परीक्षा को, एक टेस्ट लेते हैं और उसके आधार पर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। तो जो चीज़ें मालूम है उसके बारे में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जो चीज़ें आपके लिए नई हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। अब देखिए, फॉर मोस्ट क्लासरूम पर्पजेज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर सोशल स्किल असेसमेंट। सोशल स्किल असेसमेंट मतलब जिसको हम सामाजिक कौशल मूल्यांकन की बात करते हैं, कौन सा सबसे उपयुक्त है। चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है या रूब्रिक्स है। तो रूब्रिक्स जो है आप असेसमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये एक तरह का इवेल्युएशन स्केल होता है जिसमें छात्रों का यहाँ पर कक्षा उद्देश्यों के लिए, मतलब सामाजिक कौशल जांचने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके टीचिंग टूल्स में आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें रूब्रिक से संबंधित क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। एजुकेशन वालों के लिए भी आते हैं और साथ में पेपर 1 से भी संबंधित क्वेश्चन अब यहाँ पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो अभी खबर आ रही है कि आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस अपडेट होगा वो इसीलिए होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो प्रश्नों, मतलब जो पीवाईक्यूज का एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं कि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो बुक्स वगैरह में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि रूब्रिक्स क्या होता है, एक इवेल्युएशन स्केल है जो सोशल जो है यहाँ पर सामाजिक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ यूज़ करेंगे इसको, क्लासरूम वगैरह में, इस तरह से, ठीक है, क्लासरूम पर्पजेज वगैरह के लिए। तो ये हो जाता है आपका इवेल्युएशन टूल्स जो टीचिंग के दौरान यूज़ होता है। उसके बाद देखिए, इज एन, एक अनुदेशात्मक रणनीति, इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड ए टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, है ना। एक प्रकार की मिश्रित शिक्षा जिसके लिए विद्यार्थियों को घर पर पूरी पढ़ाई करनी होती है, कक्षा के दौरान लाइव समस्या समाधान पर काम करना होता है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड ए टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा। इससे पहले मैंने जो कल वीडियो आपको दी थी मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें 30+ टीचिंग मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए और यूट्यूब पे आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। 10, 15, 20 तक तो मिल जाएंगी लेकिन 30+ जो अब तक की पूछी गई आपकी जो मेथड्स हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर करवाए हैं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बिल्कुल, क्योंकि इसके नाम ही पहचानने को आते हैं तो वो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें देखिए, ये जो आपकी जितने भी दे रखे हैं ना, जैसे कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है और इसका जो राइट आंसर होगा ना वो फ्लिप क्लासरूम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है। तो यहाँ पर वही होता है कि पहले स्टूडेंट्स को पूरी चीज़ें पढ़ने के लिए पहले दे दी जाती हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से या कुछ भी, मतलब उसको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ वो घर में पढ़ाई करेगा। और उसके बाद क्लास में क्या होता है, यहाँ पर समस्या समाधान या क्विजेस किए जाते हैं या उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस पर इनका अटेंशन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फ्लिप क्लासरूम के अंतर्गत बता रखी हैं, है ना। टीचिंग का ही मेथड है इसलिए ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे वेस्ट बंगाल सेट में क्वेश्चन आए हैं, WB सेट में, है ना। तो अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने कहा कि ये आपको बताना चाहिए। जिन लोग का भी उत्तराखंड सेट का एग्जाम होना है या अभी और भी सेट के एग्जाम है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह का भी होएगा बाद में, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे क्योंकि जो सेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसी से संबंधित यूजीसी नेट में भी आते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछे गए, जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, है ना। ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, मुंबई में सुस्मिता, लंदन में राधाकांत और गुवाहाटी में वरुण, सिंगापुर में जयंती, तेजपुर में सुधांशु, कोलकाता में पुरकायस्थ और भुवनेश्वर में सुनील के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किस प्रकार का संचार है। अब देखिए, अगर आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स दिए हैं ये अलग अलग दिए हैं। मास कम्युनिकेशन पता है कि जब हम बहुत बड़े ग्रुप की बात करते हैं, ठीक, ग्रुप कम्युनिकेशन जो कुछ संख्याओं में संबंधित होता है, 8 से 10 लोग हों इस तरह से, तो कुछ ग्रुप कम्युनिकेशन ये मास कम्युनिकेशन से छोटा होता है, सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन, है ना। जैसे कि मोदी जी अगर कहीं पर भाषण, स्पीच अपना दे रहे हैं तो वो क्या होगा, मास कम्युनिकेशन, एक साथ लोगों को यहाँ पर डील कर रहे हैं।
तो ये होगा जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए कई सारे लोग एक साथ यहाँ पर लिंक हैं, है ना। एक तरह से क्या है, एक ये प्री प्लान है, मतलब पहले से ये सेटिंग बनाई गई है। तो ये हो जाता है ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन। अब इसके अंतर्गत बात करें तो ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है, रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज विद इन ए ग्रुप सेटिंग। एक ग्रुप सेटिंग होती है जहां पर आप सेटिंग के भीतर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जो है आपके मैसेज हैं या आइडियाज़ हैं, इनको आप सेंड कर सकते हो, है ना, इनका हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वेयर मल्टीपल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जहाँ कई व्यक्ति संचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इस प्रकार का संचार जो कम्युनिकेशन है विभिन्न रूप ले सकता है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो सकती है और ऑनलाइन डिस्कशन हो सकता है। ये हो जाता है आपका ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन। यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ लिंक है, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो ये कुछ नया टर्म्स है ना, जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखिए, ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। देखा होगा बुक के पीछे आप लोगों ने, है ना, पीछे ISBN नंबर ऐसे लिखा होता है ना। तो ये क्या है, इज ए डिजिट यूनिक न्यूमेरिक कमर्शियल मशीन रीडेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर मीन फॉर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड बुक लाइक प्रोडक्ट्स। जैसे कि ये कह रहा है ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एक अंकीय, मतलब एक क्या है, न्यूमेरिक संख्यात्मक, कॉमर्शियल मशीन रीडेबल जो है एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो पुस्तकों पुस्तक जैसे उत्पादों के प्रकाशन, ये मतलब पब्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये क्या है, इसमें ये कह रहा है कि ISBN नंबर क्या है, कितने डिजिट का होता है। तो ये होता है 13 नंबर का, 13 इसमें डिजिट्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए ISBN के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ सकते हैं, मैं खास चीज़ बता दे रही हूँ। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, है ना, ये फुल फॉर्म हो गया। 13 डिजिट कोड होता है ना। और एवरी पब्लिश बुक टू आइडेंटिफाई इट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर बुक, मतलब एक दूसरी बुक से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ISBN नंबर हर एक बुक का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो भी पब्लिश बुक है उनके लिए हर बुक का अपना ISBN नंबर होता है। एंड जो ये सारा चीज़ आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ। देखिए एन ISBN कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। यहाँ पर इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला कंट्री कोड होता है, द पब्लिशर कोड होता है, टाइटल कोड एंड द चेक डिजिट, ठीक है। मतलब यहाँ जो कंट्री वाला है ना, कंट्री कोड, ये बताता है कि वेयर विच द पब्लिशर इज लोकेटेड, कहाँ पर, है ना। द पब्लिशर कोड आइडेंटिफाइज द पब्लिश ऑफ द बुक, है ना। तो जो पब्लिशर कोड है ये आपका पब्लिश ऑफ द बुक के बारे में बताएगा। टाइटल कोड आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल किस पर है। एंड द चेक डिजिट इज यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द ISBN, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ISBN के अंतर्गत होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, APA क्या है, एक स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, गाइड एंड फॉर्मेट प्रोड्यूस बाय द। APA प्रारूप एक लेखन शैली क्या है, गाइडेंस है, एक फॉर्मेट है जो कि निर्मित है किससे, तो ये होता है आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA, है ना, ये हो जाता है। अब देखिए इसी में आपके 2 क्वेश्चन, आपके 2 मतलब इस तरह के टर्म्स आपके पूछे जाते हैं जो परीक्षाओं में। क्या क्या है, एक तो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और दूसरा है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। ये 2 याद रखिएगा, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। यहाँ पर देखिए APA क्या है, वाइडली यूज इन द सोशल साइंसेस, है ना, सोशल साइंस में यूज होता है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर साइटिंग सोर्सेज, फॉर्मेटिंग द पेपर एंड क्रिएटिंग ए रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। अधिकतर तो देखिए नाम पूछा जाता है या कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कहाँ पे यूज होता है, तो ये सोशल साइंस के लिए हो गया। MLA क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, कॉमनली यूज इन ह्यूमैनिटीज में हो गया। इट इंक्लूड्स गाइडलाइन फॉर साइटेशन, पेपर फॉर्मेट एंड वर्क साइटेड, ठीक है। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस होता है ना। तो रिसर्च में हमने ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ रखी हैं, अगर आप लोग चाहें तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता है आपकी क्वेश्चन पैटर्न में, है ना। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू बेस्ट रिफर्स टू, तो हिंदी में इसका यहाँ पर है, बड़ा क्वेश्चन है, एक कथात्मक साहित्य समीक्षा सबसे अच्छा संदर्भ। तो नैरेटिव जो है लिटरेचर रिव्यू आपको पता है ना आप क्यों करते हो, जब आपने क्वेश्चन बना लिया, मतलब प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ढूंढ ली किस क्षेत्र से आपको करना है ना, और क्या आप जो है किस चीज़ पे रिसर्च करोगे, उसके बाद आप क्या है लिटरेचर रिव्यू करते हो ना, ये जानने के लिए
कि इस पर कुछ हो तो नहीं चुका है, पहले शोध हो चुका हो, मैं फिर से दोबारा से उतनी मेहनत करूं तो ये दोबारा हो जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं है उसकी, है ना, किस तरह से किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लिटरेचर रिव्यू में होती है ना। तो यहाँ पर बेस्ट रिफर, तो जो नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू है ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, गैदरिंग, क्रिएटिविंग एंड समराइजिंग जर्नल आर्टिकल्स एंड टेक्स्ट बुक ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक पोटेंशियली टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। साहित्य में अंतराल की पहचानने के लिए किसी विशेष विषय पर जर्नल लेखों और पाठ्य पुस्तकों को इकट्ठा करना। लिटरेचर रिव्यू में आप यही चीज़ें करते हो, जिस टॉपिक पे आप जो स्टडीज़ करने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, उसका वहाँ पे गहन अध्ययन करते हैं, किसके द्वारा, लिटरेचर रिव्यू के द्वारा। वहाँ पर हम ये देखते हैं इस टॉपिक पे कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है, और कितना सही है ना, किन किन सोर्सेज का यूज़ किया गया है, पाठ्य पुस्तकों को क्रिटिसाइज और फिर इसको समराइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत, ठीक है। नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू यही सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग यूज इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज विच आर लर्नर सेंटर। टीचिंग मेथड्स में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, इसीलिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में बताई गई हैं। क्योंकि देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आपका आएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन अब इजी वे में नहीं पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन मोड पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है मेथड्स ऑफ टीचिंग बताने हैं जो कि लर्नर सेंटर्ड हैं। तो लर्नर सेंटर्ड में आपके क्या क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पर बात करें, देखिए आपका इसमें ये हो जाता है, एक तो क्या होगा, चॉक एंड टॉक तो नहीं होगा, है ना, तो इसको काट दीजिए। चॉक एंड टॉक कौन यूज़ करता है, टीचर यूज़ करेगा, है ना, तो ये क्या होगा, टीचर सेंटर्ड हो जाती है। उसके बाद आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, ये जिसमें होगा आप हटा दीजिए इसको, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला हट जाता है। अब आपको देखना है कि किसके अंतर्गत आएगा, है ना, सेकेंड ऑप्शन और किसी में नहीं दिख रहा है। तो देखिए जो टीचर लर्नर सेंटर्ड है उसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, जॉन डीवी का था जो, और यहाँ पर लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन भी होता है, और आपका ये जो है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, ये भी मैंने कल आपको बताया था, है ना, सिमुलेशन के बारे में भी बात की थी, रोल प्लेइंग के बारे में भी बात की थी, प्रोजेक्ट वर्क, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, तो आज इसमें हम नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए। टेलीग्राम पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रोज़ के रोज़ मैं वहाँ पर चीज़ों को डाल देती हूँ, है ना, जो भी कंटेंट यहाँ दिया जाता है यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप सारी चीज़ें रेगुलर वे पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुमान और जनसंख्या पैरामीटर के बीच विसंगतियों को, तो इसमें कह रहा है कि जो डिफरेंसेस है बिटवीन द एस्टिमेट एंड ए पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये हो जाती है आपकी क्या, सैम्पलिंग एरर, है ना, ये हो जाती है आपकी सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो ये, और फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में देती हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। लाइक आप लोग बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियर हैं, वो लोग कमेंट्स भी बराबर करते हैं, लेकिन कुछ लोग देख लेते हैं और उसके बाद कोई मतलब नहीं है ना, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। फीडबैक ज़रूर दीजिए, नहीं मुझे कैसे पता लगेगा, है ना। तो आप लोग अपना फीडबैक दिया करिए, कमेंट करिए, और जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट आपका देखिए, इफ़ देयर इज़ लीनियर ट्रेंड प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन जो आपकी जनसंख्या है इसमें लीनियर ट्रेंड्स मौजूद है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे कुशल जो सैम्पलिंग टेक्निक है ना, कौन सी सबसे अच्छी सैम्पलिंग टेक्निक होगी अगर उसमें लीनियर ट्रेंड मौजूद है पॉपुलेशन में। तो यहाँ पर देखिए इसको हम फिर कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है, यहाँ पर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाती है। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपको टाइप्स ज़रूर पता होने चाहिए और सबकी थोड़े थोड़े फीचर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सैम्पलिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बना रखी है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, है ना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन रेटोरिक, है ना, इसको कहा था किसने, तो इसको अरस्तु ने कहा था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन, तो जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब प्रासंगिक अप्रोच है वो एवेल्युएशन का कौन सा है,
तो इसमें देखिए ये है आपका CCE पैटर्न का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये हो जाता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। CCE जो पैटर्न है, अब ये क्या होता है, इसमें देखिए इसको कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर ये सिस्टम है जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे काम करता है इन इंडिया, है ना। तो इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, जो सतत निरंतर आधार पर मूल्यांकन करने के लिए स्कूल आधारित मूल्यांकन की प्रणाली होती है। कौन सी? CCE पैटर्न, ठीक है। अधिकतर CBSE बोर्ड वगैरह में ये यूज की जाती है ना। ये हो जाता है CCE पैटर्न, ठीक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। क्वालिटेटिव क्या है? गुणों के आधार पे। क्वांटिटेटिव में क्या है? संख्यात्मक पद्धति के आधार पे हम बात करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं, यहाँ पर क्या होगा? हमेशा डिजिट की बात होगी, है ना। तो इतनी चीजें सोच के ही आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो आप देखिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल में क्या होगा, क्या इसमें जो एज आएगी, टेम्परेचर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एज क्या है आपकी संख्या में होगी, है ना। तो ये वाला तो होगा ही होगा, है ना, ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या जेंडर होगा, है ना, क्या मेल फीमेल की बात आप क्वांटिटेटिव के आधार पे करोगे, रिलीजन धर्म की बात, या एथनिक ग्रुप, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इसमें जो अगला जो होगा रीडिंग परफॉर्मेंस, ग्रेड पॉइंट, एवरेज, है ना, ये भी होगा। तो इसमें देखिए बोथ A एंड C दोनों ऑप्शन ये वाले सही है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, A और C दोनों ही इसमें होंगे। तो इस तरह से बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। आप लोग का एक एक लाइक मेरे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ाता है। इन सारी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी कंटेंट देखना पड़ता है। उसके बाद ये लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तब चुनाव किया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर PPT बना के कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। तो अच्छा खासा टाइम लगता है, तो उसको आप लोग समझिए, क्योंकि आप भी इसी स्टेज पे जाएंगे तो आप पढ़ाएंगे और आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो कितना खराब लगेगा, है ना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो देखिए कंट्रोल नियंत्रित जो है अवलोकन की बात हो रही है ना। तो कुछ जगहों पे इंग्लिश का नहीं रहता है, क्योंकि बहुत जो इजी होता है तो उसको मैं हिंदी में फिर नहीं लेती हूँ, तो खाली इंग्लिश वाली स्लाइड रहती है। तो देखिए इसमें रिसर्च मेथड की बात हो रही है और टाइप्स ऑफ रिसर्च से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। कई बार 2-3 भी आ जाते हैं। किसी UGC नेट वाले एग्जाम में मैंने देखा एक ही, मतलब अगर एक्शन रिसर्च से आ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन उसी से आ गए हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, जहाँ तक ये सारी यूनिट्स आपकी जो है नंबर गेन करने वाली हैं, स्कोरिंग है ना। तो इनको जरूर अच्छे से पढ़िए। अब इसमें देखिए कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किसमें होता है, तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में होता है। अगर यहीं पे आपका जो है और कोई ऑप्शन होता तो ये होता है ना। हिस्टोरिकल तो आपको पता है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, डिस्क्रिप्टिव क्या है वर्णात्मक। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो लैंग्वेज क्या है, वर्बल कोड होता है ना। वर्बल कोड मतलब एक सेट होता है जिसमें कि सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वर्बल कोड आपका जहाँ पर लैंग्वेज होगी, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो जाता है। नॉन वर्बल नहीं है, सिंबॉलिक भी नहीं है कि खाली संकेत हों, है ना। तो वर्ड भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, आइकॉनिक होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे वर्बल कोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है ना। उसके बाद देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग भी है और जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं तो ये पूरे क्या है, थ्योरी बेस्ड होते हैं। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपके गलत नहीं होंगे। अब इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट आवर ओन कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में सीखने की प्रक्रिया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होती है कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ध्यान देना है, अपनी संस्कृति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी संस्कृति के बारे में जब बात होती है तो इसको हम कहते हैं इनकल्चरेशन, है ना। अब आपको ये दोनों टर्म्स, ठीक है, एक ये और ये, एक कल्चरेशन और इनकल्चरेशन, इनके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए इनकल्चरेशन क्या है, संस्कृतिकरण इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड एक्वायर द कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन सोसाइटी और ग्रुप। जब हम अपनी संस्कृति के, है ना, संस्कृतिकरण क्या है, इनकल्चरेशन, इसको इंग्लिश में ही याद करिए, हिंदी में कंफ्यूजन है, ठीक है। इनकल्चरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज या समूह के, अपने ही समाज की बात हो रही है, किसी और संस्कृति या समाज की बात नहीं हो रही है। जब अपने समाज में रह के वो कोई जो सांस्कृतिक मानदंड है, ठीक है,
उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, विश्वास हैं और प्रथाएं, जो भी रीति रस्म है वो उनको सीखते हैं और हासिल करते हैं, उनको अपनाते हैं। तो ये हो जाता है आपका इनकल्चरेशन, है ना। हमेशा बस ये याद रखिए कि जब अपने समूह की बात हो, और ये आमतौर पर किसी के परिवार, समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों में सोशलाइजेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो जब अपने ग्रुप की बात होगी तब क्या होगा, इनकल्चरेशन। अब इन अदर हैंड्स जब अकल्चरेशन की बात होगी, संस्कृतिकरण, है ना। इसीलिए मैंने कहा हिंदी में मत याद करिए, ये आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इंग्लिश में अकल्चरेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड एडप्टेशन दैट ऑकर्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट कल्चर्स कम इनटू कांटेक्ट। जब दो या दो से अधिक विभिन्न संस्कृतियां आपस में संपर्क करती हैं तो इसमें जो आदान प्रदान होगा वो होगा अकल्चरेशन। इसमें समूह के बीच सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान शामिल होता है, ठीक है। उनके रीति रिवाज, धर्म, विश्वास, है ना, मूल्य, जो भी वैल्यूज हैं, ये सारी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक या दोनों समूह के सांस्कृतिक पैटर्न में बदलाव होता है ना। जो कि हम लोग जैसे हैं तो कुछ वेस्टर्न संस्कृति के यहाँ पे छाप है ना, कुछ यहाँ के लोग वहाँ पर जो है, जो वेस्टर्न वाले हैं यहाँ की छाप को वहाँ पर मतलब कुछ लोग राधे राधे बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे का आदान प्रदान, तो प्रभावित होना, एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होना। तो यहाँ पर दूसरी जब संस्कृति से हम प्रभावित होते हैं, ये अकल्चरेशन में होता है। इनकल्चरेशन जब अपने ही सांस्कृतिक, जो अपना ही सामाजिक समुदाय है, समूह है ना, अपनी संस्कृति वाला, उससे जो प्रभावित होना होता है वो इनकल्चरेशन होता है, ठीक है। बस ये वर्क याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी विच वर एस्टैब्लिश इन 1857। 1857 में जो 3 यूनिवर्सिटियाँ डेवलप की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी, मतलब उनमें कौन कौन सी थी, तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, है ना। उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। ये हुई है आपकी 1922 में करीब, है ना। तो ये हो जाते हैं, ये आपका हायर एजुकेशन से संबंधित है ना। हायर एजुकेशन में आप आयोग और समितियों से संबंधित जो वीडियो है मेरी, उसको जरूर देख लीजिएगा। कई बार आपके जो डिफरेंट आयोग हैं या समितियां हैं, उनको क्रमवार लगाने को भी आता है, कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, किसके काल में क्या काम हुआ, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट काम थे उस समय के, जो भी कुछ हुए, है ना, तो कौन कौन सी घटनाएं थी, ये सारे इस तरह से पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनवायरनमेंट वाले उससे है, ईवीएस, ठीक है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के यूनिट से है। इसमें कह रहा है रेड डाटा बुक, द रेड डाटा बुक विच लिस्ट द इंडेंजर्ड स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें रेड डाटा बुक है इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि लुप्त प्राय हैं, है ना। लुप्त प्राय मतलब जिनका अब अस्तित्व खत्म हो रहा है, अब उनकी जो स्पीसीज, मतलब जो उनकी जो जनरेशन है, अब वो लुप्त होने के कगार पे है, अब वो ज़्यादा नहीं बचे हैं संख्या में। तो इनका जो रेड डाटा बुक है, इनका सारा जो है डाटा कलेक्शन करती है ना, सूचीबद्ध करती है। उनका रख रखाव किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो ये होता है आपका IUCN के द्वारा, ठीक है। ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, है ना। तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है ऑन इश्यूज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित, कंजर्वेशन, संरक्षण से संबंधित, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास, इनसे संबंधित मुद्दों पर यहाँ पर ये जो है काम करती है, ठीक है। तो IUCN क्या है, रेड लिस्ट एक क्या है, एक नोटेबल प्रोडक्ट है एसेसिंग द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, है ना। तो जो भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करती है, उनकी देखभाल करती है और उनको बचाने की कोशिश करती है। ये करती है कौन, IUCN, जो कि रेड लिस्ट जो है, रेड डाटा बुक जिसको कह रहे हैं, उसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका IUCN के बारे में। बाकी चीज़ें इसके बारे में हम लोग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें और डिटेल में भी पढ़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके ऐसे जो बस बनते हैं, और साथ में कुछ आपकी करंट से संबंधित सवाल भी बनते हैं। और मैंने देखा कि सेट के पेपर में कुछ जो आपकी जिस भी स्टेट का है वहाँ से संबंधित कुछ उसकी जो जनरल अवेयरनेस है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके 1-2 पूछे जाते हैं, है ना। तो ये हो गए आज की कुछ 20+ क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा भी होगा कि ये कुछ नए क्वेश्चन थे जिनसे कि आपको जानकारी मिलती है ना। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए, तो मुझे कहना ही ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।